हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतिभा शुक्ला हैं, महिला कल्याण बाल पुष्टाहार राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और चर्चा की शुरुआत देखिए महिलाओं से ही करेंगे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा खासकर योगी सरकार में एक सबसे बड़ी चुनौती थी और वो एक बड़ा इशू बनता था। आप माइक ले लीजिए। अभी जो आंकड़े आए एनसीआरबी के आंकड़े आपके लिए तो राहत भरे होंगे, खुशी भरे होंगे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो है अपराध है उसमें कमी आई है। और इसके लिए 2021 के जो एनसीआरबी ने आंकड़े जो बयां किए हैं, जो जारी किए हैं, उसमें एक बड़ी राहत की बात है। उसे आप कैसे देखती हैं? सर्वप्रथम तो हम अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने महिलाओं को आधी जो आबादी है उसको बहुत संरक्षण देने का काम किया है। और जहाँ भी कहीं बात आती है सम्मान की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं महिलाओं के प्रति। और उन महिलाओं के प्रति ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर कोई ध्यान देता ही नहीं था। वो गरीब महिलाएं, वो गांव में रहने वाली महिलाएं, वो मजदूर महिलाएं, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। तो अपराध के जो आंकड़े हैं वो भी कम आए हैं और सरकार इस पर सजग भी बहुत है। हमारे वन स्टॉप सेंटर, हमारे महिला थाने और हर जगह हमारी महिला चौकी भी है, जहाँ पर हमारी कोई भी महिला किसी भी तरह के अपराध जो उसके साथ होते हैं तो तुरंत उसमें सूचना देती है और उसका मुकदमा दर्ज होता है। उस पर सुनवाई होती है, काउंसलिंग के थ्रू उसको बुलाकर बातचीत करके मामलों को सुलझाया जाता है। मान लीजिए घरेलू हिंसा है तो 3-4 बार बुलाकर काउंसलिंग की जाती है। यदि वो अपने पति के साथ जाना चाहती है तो ठीक है, नहीं जाना चाहती है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है तो वहाँ जाए। और यदि वो कोई व्यापार या बिजनेस करना चाहती है और यदि उसका कोई संरक्षण नहीं है तो फिर उसको महिला नारी शरणालय में भेजा जाता है। इस तरह की सुविधा हमारी गवर्नमेंट दे रही है। अक्सर अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी की छवि खासकर महिलाओं को लेकर, अगर आप पश्चिमी यूपी की तरफ जाएंगे तो चार दीवारी में ही महिलाएं रहती हैं। आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए या शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, तो महिला कल्याण की भी आप लोगों पर जिम्मेदारी है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यूपी की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आपके विभाग की क्या क्या उपलब्धियां हैं और भविष्य में क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? देखिए हमारे यहाँ शक्ति मिशन योगी जी ने जो चलाया, इसमें स्वावलंबन को उन्होंने लिया, शिक्षा को लिया और स्वास्थ्य को लिया। 3 मिशन लेकर हम लोग चले, जिसमें बेटियों को पढ़ाने के लिए सजग करने की बात आई और हमारा लिंग अनुपात समायोजित रहे, इस पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। और स्वावलंबन की भावना, जब आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम समाज में कोई कार्य कर सकते हैं। आधी आबादी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दूसरों पर आधारित रहती है और हम इसमें कहेंगे कि बुरा मानने की बात नहीं है, हमारे पुरुष भाइयों पर रहती है और उनको उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, समूह के माध्यम से व्यापार देने का काम किया है उन गरीब महिलाओं को जो अपना व्यापार करना चाहती हैं। और हमारे यहाँ तो जो कानपुर की बात है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि महिलाओं ने बहुत अच्छा लैंप बनाया, सौर ऊर्जा लैंप, जिसकी लागत 700 रुपये आती थी, लेकिन 125 रुपये में उन्होंने बेचा और बाकी उन्होंने अपना स्वयं लाभ कमाया। इस तरह से उन्होंने फूलों का व्यापार भी किया, फूलों को जो अतिरिक्त फूल इकट्ठे करके उसकी अगरबत्ती बनाने का काम भी किया। अभी प्रेजेंट टाइम में जो योगी सरकार ने गार्जियन के यहाँ जो पैसे सीधे जाएंगे यूनिफॉर्म के, इस पर हमारे कानपुर देहात ने और कानपुर में ये काम हुआ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिलने का काम समूह की महिलाओं को दिया। जो हमारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, इसमें झंडे जो सिल कर आए वो समूह की बहनों ने सिल कर दिए। इससे उनका आर्थिक आत्मबल भी बढ़ा और उनको कुछ लाभ भी हुआ। अभी बहुत अच्छा उदाहरण मैंने कल ही लेटेस्ट प्रेरणा कैंटीन हमारे यहाँ कानपुर देहात में, प्रेरणा कैंटीन जो हमारे लोगों ने महिलाओं को दी है, जो समूह की महिलाएं हमारे हॉस्पिटल में, सीएससी में, पीएससी में, तहसील में और कलेक्ट्रेट में, हर जगह आरटीओ ऑफिस में महिलाएं कैंटीन चला रही हैं। और अभी कल हम शुभारंभ करके आए हैं, आरटीओ में भी हमारी महिला चला रही है संतोषी। हमारे यहाँ निधि मैथा ब्लॉक में निधि को मिली है, तहसील में हमारे यहाँ कंचन को मिली है, जो समूह के माध्यम से अपनी कैंटीन चला रही है। तो महिलाएं कैंटीन चला रही हैं, आर्थिक लाभ दे रही हैं और हम समझते हैं कि महिलाएं काफ़ी एक्टिव हो रही हैं, काम कर रही हैं। और बहुत जो ग्रामीण बिल्कुल वैसी महिलाएं हैं जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है,
हम लोग अभी बलिया गए, देवरिया गए, जो जब से हमें वर्क मिला है मैंने लगातार काम किया है। तो महिलाएं समूह के माध्यम से जो पुष्टाहार आता है इसमें उनकी भागीदारी है। जो पुष्टाहार आता है वो समूह लेकर आता है और उसके बाद हमारी आंगनबाड़ी बहन को देता है, उसके सामने वो बंटवाया जाता है, इस पे उनको लाभ मिलता है। इस तरह से हमारी वो महिलाएं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी उनको भी आर्थिक लाभ मिलता है। बिल्कुल प्रतिभा जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक कुपोषण अभी भी एक ऐसा दंश है जिससे हमारा प्रदेश पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है। खासतौर पर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ स्थिति को बेहतर करने के लिए और बच्चा स्वस्थ पैदा हो, गर्भवती माँ का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए, उसके लिए क्या किस तरीके से? सरकार बहुत एक्टिव है और सरकार पूरी तरह काम कर रही है। ये जो हमारा माह है पोषण माह के रूप में संचालित किया जा रहा है और हम सभी लोग बराबर जाते हैं। कल आपके कानपुर नगर में इसमें काम पूरी सभा हुई थी और हम लोगों ने महिलाओं को और आंगनबाड़ी बहनों को जागृत भी किया था कि ये पोषण माह है। इसमें हमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जन्म से पहले यदि उनके पास संसाधन नहीं है, मान लीजिए खून की कमी है और हम बहुत गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, तो सहजन की पत्ती उससे हमारी खून की जो कमी है उसको पूर्ण करने के लिए हर आंगनबाड़ी केंद्र में सब सरकार की तरफ से पोषण वाटिका बनाई जा रही है, जिसमें उनको औषधि जो हमारे वनस्पति के माध्यम से दी जा रही है और हमारी सरकार भी विटामिन की गोलियां दे रही है। कल ही मैंने किट बांटी है और जो कुपोषित बच्चे हैं इसमें हमारा अभी उन्नाव नंबर 1 पर है और हमारा यह कानपुर नगर हमारा अभी 10वें स्थान पर है, लेकिन आगे बहुत अतिशीघ्र इसको पूर्ण कर लेगा। जो कुपोषण समाप्त करने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि हम जल्दी से जल्दी कुपोषण को समाप्त करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ध्यान आकृष्ट कराया था कि हमारा जो कुपोषण है इसमें हम आगे चलकर इस तरह काम करेंगे कि आंगनबाड़ी बहन जो हमारी पंचायत का गठन करेगी या वहाँ पर हमारी महिला प्रधान होती है तो वहाँ एक पंचायत का गठन होगा जिसमें हमारा स्वस्थ बच्चा और कुपोषित बच्चा दोनों की माँओं को बुलाया जाएगा और दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करके एक पंचायत बिठाकर कि किस तरह से हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं और 3 माह के अंदर सरकार के द्वारा जो उनको खाने की खाद्य सामग्री दी जा रही है, विटामिन की गोलियां दी जा रही है, उनको सही निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। पूरे निर्देश आंगनबाड़ी के माध्यम से इस पोषण माह में हम लोग करा रहे हैं और मैंने हर जगह अपनी मीटिंग्स भी लगाई है। 2 महीने भी कर ली, उन्नाव में मैंने की है। उन्नाव हमारा नंबर 1 पे गया, वहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा डीपीओ ने काम किया। उन्होंने प्रतिदिन हमारी आंगनबाड़ी बहन 1 गिलास दूध 2 केले लेकर कुपोषित बच्चे के यहाँ गई और उसका वजन लिया और फॉर्म में भरकर हम कुपोषण को समाप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने 200 बच्चों का कुपोषण समाप्त किया। जो हमारा पूरा सैम बच्चा था उसको उन्होंने पूर्णतः स्वस्थ करने का काम किया। कानपुर में भी कल मैंने कहा कानपुर देहात में भी इस तरह की हमारी मीटिंग्स हो चुकी है और हम लोग वहाँ पर भाषण नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनी आंगनबाड़ी बहन को सजग करने का काम कर रहे हैं। मेरा काम केवल यही रहता है कि बहनों जो हमें काम मिले हैं, जो कर्तव्य मिले हैं, उनके निर्वहन को हम ऑनेस्टी से काम करें। जो भी काम है और आपको काम मिला है कि जन्म से पहले हमारा बच्चा स्वस्थ हो और पैदा होने पे भी स्वस्थ हो। सरकार की क्या सुविधाएं हैं, हम इसको 4 विभाग के द्वारा जोड़ सकते हैं। एक विभाग हमारा आंगनबाड़ी बहन है, दूसरा हमारा आशा बहू हैं जो इसको जुड़ती हैं, तीसरा हमारा शिक्षा विभाग है और चौथा हमारा ग्राम विभाग, ग्राम सचिव। ये 4 लोग की मदद से हम उन बच्चों को जो भारतवर्ष की आधारशिलाएं हैं, आज लगता नहीं है नींव का जो पत्थर है, नींव की जो ईंट है, वो गरीब बच्चा जो गांव में पल रहा है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम तो संसाधन से पूर्ण हैं लेकिन मेरा वर्क स्थल तो गाँव ही है, मैंने जो देखा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहा है। तो अगली बार मुख्यमंत्री जी ने सुन लीजिए 2 मिनट बस, मुख्यमंत्री जी ने 2 टारगेट रखे हैं कि हम आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाएं, दूसरा हम अपने उत्तर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करें। 2 टारगेट हमारे मेन हैं और इस पर हमारा ये पूरा माह पोषण माह के रूप में काम कर रहा है। इसमें हमारी ये चारों संस्थाएं मिलकर कुपोषण को समाप्त करने के लिए पर्टिकुलर एक डॉक्टर की तरह हमारी आंगनबाड़ी बहन काम कर रही है।
कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आंगनबाड़ी बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, कैसे काम करेगी, लेकिन संस्कार देने के लिए एक बिना पढ़ी लिखी माँ भी अपने बच्चे को IAS PCS करा देती है। तो हमारी आंगनबाड़ी बहन बहुत सजग से काम कर रही है और हम लोग पूरा उसको सजगता और उसके कर्तव्य निर्वहन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। मुझे संस्कार से एक बयान याद आ गया आपका, वो कासगंज वाला, आपको याद है या भूल गई हैं? दीजिए, हम बताना चाहेंगे उस पर कि देखिए उसको तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया था। हाँ। मैंने ये कहा, उन्होंने कहा यहाँ पर लड़कियों को भाग की संख्या ज़्यादा है, हमारे पास ये आंकड़े आए, तो मैंने ये कहा कि हर पेरेंट्स को सर्वप्रथम अपने बेटे और बेटियों दोनों को नहीं, शिक्षा देनी कासगंज को चाहिए। ही क्यों टारगेट किया कि कासगंज की लड़कियों में संस्कार की कमी है, अगर उनके माता पिता संस्कार दें तो वो भागेंगी नहीं। देखिए बिल्कुल सही है, हम इसको अपने बयान से कभी भी सजग नहीं हो, चाहे कासगंज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे भारतवर्ष हो, यह हमारे संस्कार। अभी हम लोग एक कार्यक्रम में भी गए थे, मैंने उससे कहा, अपनी बेटी से एक कोई थी, उससे पूछा यही सवाल कि आपका लक्ष्य यदि आपके सामने खड़ा है और आपको कहीं भटकाव की स्थिति आती है तो आप कहाँ जाएंगे? उसने कहा मैंने अपने लक्ष्य को पकड़ना है। जो लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित करके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होकर कार्य करते हैं वो हमेशा लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। और बेटियों में संस्कार यदि हम देते हैं तो बेटों में भी देने चाहिए। कासगंज के लिए इसलिए कहा कि वहाँ आंकड़े बहुत आ रहे थे और लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हमारी तो मीटिंग थोड़ी देर की थी, तो हमारा मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना था कि हर पेरेंट्स को अपनी लड़की की पढ़ाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि वो पढ़ाई में देर से स्कूल लौट कर आती है, सजने धजने में ज़्यादा ध्यान और पढ़ाई में प्रतिभा कम जी, ध्यान लेकिन देती है, हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर हम बाद में पछताएंगे, क्योंकि बच्चियों को अभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव होगा तो अपने वो उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए हमारा केवल यही कहना था, हर बेटियों को, फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हर बेटियों को कह रहे हैं, पहले लक्ष्य निर्धारित करें, बाद में दूसरा जीवन का कोई और कार्य करें। प्रतिभा जी, इतना बड़ा अगर विभाग आप संभाल रही हैं तो कई बार गड़बड़ियों की भी बातें सामने आ जाती हैं, तो पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इस पर काम कैसे चल रहा है? देखिए, जहाँ भी कहीं गड़बड़ी मुझे दिखाई दी है, हमारा पहला काम तो यही रहता है कि हम उसको उसके अंतरतम में बैठे हुए उस देवत भाग को जागृत करें। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो कहीं छुपा होता है सच्चाइयों का, उसको जागृत करें और उसको बुराइयों की तरफ से हटाने का प्रयास करें। यदि नहीं हटता तो वो सजा का भागीदार है। जहाँ भी कहीं गड़बड़ी आई है, हमारा पहला प्रयास यही रहा है लगातार कि हम पहले एक बार उसको सजग करते हैं, यदि वो नहीं मानता है तब एक्शन होता है। अब देवरिया में हुआ, देखिए 2 लोगों पर हमने उनको सजग भी किया कि आप पुष्टाहार को सही रूप में बांटें, यदि आप गड़बड़ी होगी तो आप सस्पेंड होते हैं। तो ये भी काम होता है। तो सरकार की तरफ से जो उन गरीब बच्चों का अन्न है, जो उन गरीब बच्चों के मुंह का निवाला है, वो छीनने का अधिकार हमें से किसी को भी नहीं। प्रतिभा जी, एक बड़ी बात, जिस तरह अभी एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने आए, जैसे छेड़खानी की घटनाएं, रेप, अपहरण के मामले में कमी आई, लेकिन अभी भी घरेलू हिंसाएं हैं महिलाओं के प्रति, उसमें कोई खास कमी नहीं आई है। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से कि महिलाओं के लिए कोई जब फरियाद वो गुहार लगाएं तो कैसे वो आसानी तक महिला अपनी बात रख सकें या किस तरह के? हालांकि बहुत सारे महिला थाने हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, बहुत चीजें की हैं योगी सरकार ने आके। महिला आयोग का भी गठन है, महिला थाने की व्यवस्था है और हम समझते हैं कि हर जगह अब हमारी बेटियां बहुत सजग भी हो चुकी हैं, लेकिन घरेलू हिंसा होती है तो उसको तत्काल राहत देने का काम भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो या कोई हम तक पहुँच सकता, हम पूरी मदद करते हैं। देखिए, अभी आपको आजमगढ़ का एक मैटर बताएं, बेटी का अपहरण हुआ था, 14 साल की बच्ची थी और मैंने तुरंत कोशिश करके 3 दिन के बाद वो बेटी मिल गई। उसके पिता बहुत दुआएं दे रहे थे। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि चूँकि हम खुद नारी हैं और नारी और पुरुष समाज के 2 पहिए हैं, दोनों में एक लचर पचर रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। चलिए, इसलिए हम यदि हैं तो हमें उस पर काम करना है। चलिए, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा मैम। आपकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी की चांसलर होती, तो राजनीति में कैसे एंट्री हो गई? लगता है कि आप कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी। नहीं, हमारा कॉलेज ही हम चला रहे थे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। राम जानकी महाविद्यालय हमारा डिग्री कॉलेज है। मैं कॉलेज ही
और शिक्षक का ही कार्य कर रही थी। बच्चों को ही मैंने शिक्षा देने का हमेशा से काम किया है। हमारे यहाँ जो बेटे और बेटियां पढ़ते हैं हमारी तरफ से उनको संस्कारों की शिक्षा पहले होती है, लेकिन राजनीति में आने का काम हुआ तो लगा कि ये भी एक अच्छी जगह है जहाँ हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मेरा देखिए पूरा प्रयास है, हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें, जितना कर सकते हैं। और ये एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद के कहने से नहीं होता। जी। जब समाज में कहीं जागरण होगा और हमारा जो ये कुपोषण आपने जो सवाल कहा, इसको हम जन आंदोलन के रूप में चला रहे हैं। इसीलिए चलिए। मैंने लगातार मीटिंग्स रख दी है पूरे माह के लिए। जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैम, प्रयास कर पत्रकार रहे की हैं। नजर आपको पहचान लिया, आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पढ़ा लेकिन मैंने पहचान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं महिलाओं और बच्चों का आप कल्याण और विकास करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी।